तो भाई स्मार्टफोन की जो दुनिया है ना वो काइंड ऑफ लोगों के नजर में थोड़ी सी पीक कर चुकी है, मतलब टेक्नोलॉजिकली। एंड वहां पर जो फोल्डिंग फोन्स हैं वो एक अलग डिमेंशन लेकर आते हैं। एंड अभी के टाइम पे मैं जितना देख रहा हूं कि भाई इंडिया में सैमसंग के फोल्ड डोमिनेट करते हैं विदाउट अ डाउट भाई। एंड बहुत ही कम ब्रांड्स के फोन्स जो है फोल्ड वाले जो इंडिया में बिकते हैं लोग लेना पसंद करते हैं। एंड पिछले साल ही वीवो ने अपना फोल्ड इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में एंड वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो लॉन्च करा था। एंड इस साल इन लोगों ने ये वीवो एक्स फोल्ड 5 लॉन्च करा है। पिछले लगभग 20 दिन से हमारे पास है और लगभग 6 अगस्त को तो मैंने इसके अंदर अपना सिम कार्ड डाल के इसको एज अ प्राइमरी फोन बनाकर यूज करना स्टार्ट करा है। एंड पिछले काफी टाइम से इसको यूज करने के बाद में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि भाई एक फोल्डिंग फोन लेना कैसा है 2025 में, स्पेसिफिकली अगर वो सैमसंग का नहीं है तो। सारी चीजें एकदम डिटेल में जानते हैं। बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज अ फुल रिव्यू। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो जब आप ये फोन बाय करने जाओगे अभी के टाइम पे इसकी प्राइस 1.5 लाख रुपया है, लेकिन 1.5 लाख रुपए में आपको 16 GB रैम 512 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। एंड जब आप फोन को बाय करते हो तो आपको बॉक्स का जो एक्सपीरियंस, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वो काफी प्रीमियम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर 80 वॉट का चार्जर मिलता है, आपको यूएसबी केबल देखने को मिलती है, एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का कवर देखने को मिल जाता है, सिम इजेक्टर पिन एंड पेपर वर्क है। ये तो सही है। मतलब अगर आप सैमसंग वगैरह लेते हो तो यहां पर आपको वो सारी चीजें इसमें नहीं देखने को मिलती है। खैर ये कंपैरिजन नहीं है, ये इस फोन का रिव्यू है, तो वो बाकी चीजें हम इसका और उसका जब कंपैरिजन बनाएंगे तब बात करेंगे। अब इस पर्टिकुलर फोन की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो लास्ट ईयर जब मैंने इसका एक्स फोल्ड 3 प्रो कवर किया था तो उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत ही क्रेजी लेवल पे काम किया था, क्योंकि वो टाइम तक के ना भाई फोल्डेबल्स काफी मोटे मोटे रहते थे एंड वो ऐसा फील करते थे कि भाई वो एक नॉर्मल फोन नहीं है, मतलब 2 फोन स्टैक किया हुआ है ऐसा फील होता था। लेकिन उस टाइम पे वीवो ने फोल्ड निकाला जो बहुत पतला हुआ है, मतलब बहुत ही क्रेजी पतला, एंड वो ऐसा फील होता था दोनों बंद होने के बाद भी कि वो सिंगल फोन है। एंड उस चीज को कंटिन्यू करते हुए भाई इन लोग ने ये फोन निकाला है। भाई फोल्ड होने के बाद में भी ये 9.2 मिलीमीटर के थिकनेस के साथ में आता है। जब खुलता है तो भाई ये सिर्फ 4.3 मिलीमीटर की थिकनेस है। मतलब सैमसंग ने भी ये चीज अचीव कर दिया है इस साल। लास्ट ईयर जब फोल्ड 6 था तो भाई वो तो बहुत ही ज्यादा थिक था, लेकिन इस साल इन लोगों ने फोल्ड 7 के साथ में काफी काम किया है। उसके बारे में बार बार मैं फोल्ड 7 का नाम इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि वही फोन है भाई इस प्राइस रेंज में जो एक्चुअली सेम काइंड ऑफ चीजें ऑफर करता है, उसको ही टक्कर देने के लिए आया है। खैर उससे थोड़ा सा मोटा है, अगर आप कंपेयर करते हो तो 0.1 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी ज्यादा, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोग ने IP58 और IP59 दिया है। मतलब थोड़ा बहुत इन लोग ने डस्ट से भी प्रोटेक्शन दिया है। 59 है मतलब वाटर से अच्छी खासी प्रोटेक्शन है। लेकिन जो पूरा फ्रेम है अगर आप देखते हो ये पूरा मेटल का है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिल्ड है भाई। जो बैक है ये मेरे को कभी कभी प्लास्टिक फील होता है, लेकिन कभी कभी लगता है ग्लास है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। फ्रंट में भी आपको हल्का सा कर्व्ड कर्व देखने को मिलेगा फ्रंट साइड में। एंड जो सारे एजेस वगैरह है ना, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी जब मैंने इस पे शिफ्ट किया सैमसंग से कि भाई ये पूरा एजेस एकदम कर्व है और इधर पे भी कर्व है और यहाँ पे सब पूरा एकदम हल्का हल्का कर्व है, एकदम मतलब शार्प एज नहीं है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हाथ में फील होता है, बहुत ही स्मूथ फील होता है। ये चीज काफी जबरदस्त लगी। और जब आप फोन ओपन करते हो ना तो जो क्रीज है अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो काफी कम हो गया है। हालांकि वो आप हाथ चलाओगे तो उस पर आपको क्रीज फील होगा, लेकिन काफी इनविजिबल हो गया है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सो इस मामले में काफी अच्छा काम करा है। एंड एकदम गैपलेस हिंज जैसा आप देख रहे हो, बिल्कुल गैप नहीं है, तो थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है भाई। तो इस मामले में मेरे को ज्यादा कोई परेशानी नहीं लगा। लेकिन जो इसकी हिंज की क्वालिटी है ना भाई, इट इज नॉट एज गुड एज सैमसंग। मतलब एग्जांपल के लिए जब मैं कहीं पे भी कुछ खाने बैठता था ना, सैमसंग का फोन था मेरे पास, तो मैं उसको ऐसा रखता था टेबल पे एंड उसके बाद ऐसा उठा देता था, तो काइंड ऑफ एक डॉग टाइप का बन गया। एंड इधर पे मैं ऐसा मूवी वगैरह देख रहा हूँ एंड कितना परफेक्ट बैठ गया। ठीक है, अब ये सेम चीज जब मैंने इसमें करने का ट्राई किया, ऐसा पकड़ा, ऐसा उठाया, ये इशू है, इसका हिंज उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं ऐसा पकड़ूं और ऐसा छोड़ू ना, थोड़ा देर रुकूं तो ये शायद रुक, हाँ देखो रुक गया। ठीक है, लेकिन ऐसा पकड़ के ऐसा करूंगा तुरंत गिर जाएगा। तो इट इज नॉट एज स्ट्रांग एज देखो सैमसंग। तो ये एक मेरे को कौन लगा इसका, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है हिंज, स्मूथ है एज इन मतलब इट इज, ये इतना ज्यादा अच्छा बिल्ड नहीं फील होता है अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करता हूं तो। वैसे अगर पिछले साल से कंपेयर करूं तो भाई इन लोग ने इंप्रूव तो करा हिंज को, हिंज की क्वालिटी बेटर हुई है और इसको आप लोग रोक सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रोक सकते हो। देखो अब इधर रोका रुक गया, इधर रोका रुक गया, इधर रोका ये भी रुक गया। ठीक है, खैर मतलब रुकता है, बहुत ज्यादा एकदम भी ढीला नहीं है, लेकिन कंपेयर टू दैट थोड़ा सा ढीला है भाई, और थोड़ा टाइट होना चाहिए था टू बी वेरी फ्रैंक। बट एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इससे कंपैरिजन में कि भाई इसका जो कैमरा मॉड्यूल है हालांकि बहुत थिक है, लेकिन अब पूरे स्क्रीन पे ना
तो जब मैं फोन को ऐसा रखता हूँ तो ये वॉबल नहीं करता है, तो ये चीज काफी सही है। और एक हल्का सा रेज्ड प्लेटफॉर्म मिलता है तो अच्छा लगता है वो, मतलब ठीक है। बट अब बात करें डिस्प्ले की तो देखो बाहर की डिस्प्ले 6.5 इंच की LTPO डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज है, एमोलेड है, बड़े बड़े नंबर है भाई, 4500 निट्स की ब्राइटनेस है। अंदर की डिस्प्ले की बात करूं तो 8.03 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, ये भी LTPO है, ये भी 120 हर्ट्ज है, ये भी 4500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है। HDR10+ है, टीवी रेनलिन सर्टिफिकेशन है। ब्राइटनेस वगैरह के मामले में भाई फ्लैगशिप लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस की क्वालिटी भी बहुत फैंटास्टिक है एंड जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है यू विल लव इट भाई। डिस्प्ले से मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई एंड यहाँ पर जैसे प्रॉपर एमोलेड डिस्प्ले है तो अच्छा लगता है भाई, कहीं पे भी आपको डिस्प्ले से ऐसा नहीं लगेगा कि डिस्प्ले में इन लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है, कलर्स अच्छे हैं, सैचुरेशन वगैरह अच्छा है, ब्राइटनेस वगैरह भी कोई दिक्कत नहीं होता, ओवरऑल अच्छे से मैनेज किया। एंड इवन जो इंटरनल डिस्प्ले है इसके ऊपर इन लोगों ने एक स्क्रीन गार्ड दिया है जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ में आता है, तो रिफ्लेक्शन जो है ना इसके ऊपर थोड़े से कम दिखते हैं, स्पेशली अगर आप कंपेयर करते हो फोल्ड वगैरह से, मतलब सैमसंग के फोल्ड से, तो वो चीज यहाँ पर अच्छा है। लेकिन ये स्क्रीन गार्ड के ऊपर है भाई, तो वो चीज है। हालांकि इसके अंदर भी कोई S Pen वगैरह का सपोर्ट नहीं है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्ले बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होती। ब्राइटनेस अच्छा है, सफिशिएंट है, कलर्स वगैरह काफी एक्यूरेट दिखाता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो आप अगर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, अच्छे कलर्स ढूंढ रहे हो, वो सब मामलों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन फोन्स के अंदर। प्लस 120 हर्ट्ज का मजा तो मिल ही जाता है, तो काफी स्मूथ भी है दोनों डिस्प्ले। हालांकि वो सेम जो एस्पेक्ट रेशो वाला प्रॉब्लम है ना, वो इस फोन के अंदर भी वही सेम है और इस फोन के अंदर भी वही सेम है, क्योंकि अभी के टाइम पे ना मेजॉरिटी कंटेंट जो है ना 18:9 हो गया है। तो इसमें अगर मैं कोई बड़ा ऐसा पतला कंटेंट देखता हूँ तो बीच में कट होके आता है, तो वो एक इश्यू है। तो अगर आप ऐसा थोड़े IMAX वाले टाइप के कंटेंट देखते हो या फिर 4:3 वाले कंटेंट देखते हो तो वो इसके अंदर मस्त चलता है भाई, तो वो कंटेंट का इशू है। लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी इज गुड, इवन स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप एक स्लैब फोन से कंपेयर करते हो तो उसकी ऑडियो थोड़ी सी कम रहेगी, उतनी ज्यादा हाई एंड नहीं रहेगी, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी ओके है। मतलब देखो 1.5 लाख रुपए का फोन है तो 1.5 लाख के हिसाब से ऐसा 1.5 लाख वाला वाइब नहीं है, समझ रहे हो स्पीकर के मामले में। लेकिन खराब नहीं है, काम चल जाएगा आपका। मैं देखो यहाँ पर है ना स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ स्लैब फोन से, तब नहीं तो अगर सैमसंग से आप कंपेयर करते हो तो काइंड ऑफ सिमिलर ही स्पीकर है, हल्का सा सैमसंग का बेटर ही होगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, लेकिन इसकी लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा है। खैर डिस्प्ले की बात बढ़े अगर परफॉर्मेंस की तरफ, तो भाई यहाँ पर वीवो ने अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज किया है। ये मैं इसको कॉम्प्रोमाइज इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिप है। अब 1.5 लाख रुपए का फोन है, इसमें 8 Elite होना चाहिए था। अब 8 Gen 3 मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। खैर 512 GB स्टोरेज है एंड 4.1 स्टोरेज आती है भाई, और LPDDR5X वाली रैम है 16 GB वाली। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये भाई किसी भी एंगल से स्लो फोन है, ठीक है। आप मतलब अगर बेंचमार्क करा देखते हो तो 2 मिलियन का Antutu स्कोर से निकाला है भाई। CPU थ्रॉटलिंग में 89% की स्टेबिलिटी है, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट पे 70% की स्टेबिलिटी है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं फील होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई स्लो फोन है। डेफिनेटली 8 Gen 3 इज अ वेरी वेरी केपेबल प्रोसेसर, बट ये लास्ट ईयर का फ्लैगशिप है यार। लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिप इस साल के फ्लैगशिप फोन में डालोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। खैर ये स्लो नहीं है बाय एनी मींस, ठीक है, बहुत फास्ट है। आपका डेली टास्क बहुत फास्ट करा देगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, सब कुछ एकदम फास्ट चलता है। Wi-Fi 7 है, Bluetooth 5.4 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। NFC है, IR ब्लास्टर है, ये सारी चीजें भी बहुत सही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कमी नहीं फील होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमी है, लेकिन यार 8 Elite तो डेफिनेटली होना चाहिए था फॉर श्योर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपना आंख बंद कर दूं या इसके नाम पे 8 Gen 3 की जगह 8 Elite डाल दूं और मैं एकदम डीप में टेस्ट ना करूं तो मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा भाई, इतना ज्यादा सिमिलैरिटीज है, इतना समझ लो। तो है मतलब फास्ट है बट नया होना चाहिए था। बात करूं सॉफ्टवेयर की, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है भाई स्पेशली फोल्डिंग फोन में, तो यहाँ पर आपको ओरिजिन OS नहीं देखने को मिलता है फिलहाल FunTouch OS 15 के साथ में आता है, Android 15 के साथ में, एंड 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस है। ये Android 16 के साथ में आता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि Fold 7 ऑलरेडी Android 16 के साथ में लॉन्च हो चुका है भाई। तो खैर जो ये 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट बोला है इन लोग ने वो तो सही है, लेकिन जो 4 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट है तो Android 16 आ जाएगा तो 3 ही साल का रह जाएगा, तो वो एक चीज है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इन लोग ने सॉफ्टवेयर पे काफी अच्छा काम करा है। पहली बात तो मैं प्रॉब्लम बता देता हूं, देयर आर सम ब्लोटवेयर फॉर श्योर, कुछ चीजें हैं उनको आप इजीली क्लीन कर सकते हो, लेकिन जो लुक एंड फील है और FunTouch OS का वो वही है, थोड़ा सा पुराना ही दिखता है भाई। ये एकदम नया और मॉडर्न UI नहीं दिखता है, ये चीज है। इस बार मैं मतलब इस फोन को मैंने काफी टाइम तक एज अ प्राइमरी फोन बनाकर यूज करा ना, तो मेजॉरिटी टाइम पे एनिमेशन वगैरह काफी पॉलिश है, बहुत अच्छे चलते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ बग्स विच आई हैव नोटिस, स्पेशली YouTube में मैंने काफी बग्स नोटिस करे हैं। YouTube ऐप खोलता हूँ, जैसे अब देखो यहाँ पर ये YouTube चल रहा है, ठीक है, ऐसा सीधा है ना, अभी टेढ़ा करूंगा देखो पूरा टाइटल वगैरह सब गायब हो गया, तो ये एक बग है। ऐसे थोड़े थोड़े बग्स हैं इसके अंदर, थोड़ा बग्स वगैरह भी फिक्स करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर मैं सिंपली बोलूं, इसको अगर आप One UI से कंपेयर करते हो
तो भाई ये काफी पीछे है One UI से। One UI इज फार मोर सुपीरियर, एनिमेशन स्मूथनेस, UI स्मूथनेस फार बेटर, जो लुक है UI का वो भी फार बेटर है। One UI के जैसा तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन बुरा भी नहीं है, काफी अच्छा है। कुछ कुछ चीजें बहुत जबरदस्त है, जैसे अगर समझो यूट्यूब है तो यहाँ से नीचे से मैं स्वाइप करता हूँ ना, तो ये एक वर्क बेंच करके चालू हो जाता है। इससे डायरेक्टली देखो कैसा फास्ट आप लोग स्विच कर सकते हो मल्टीपल एप्स के बीच में, एंड यहाँ पर इनको चला भी सकते हो, तो ये चीज काफी सही है। एंड इसको मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये वापस यहाँ पे आ गया, एंड इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ, काफी सही है। देखो ऐसा कुछ काम करता है, लेकिन तो यार जो फीचर है ये काफी अच्छा है, थोड़ा सा एक पीसी वाला वाइब देता है, और आपको मल्टीपल चीजें तो देखने को मिल जाती है। जैसे अभी मैं इसको ये खोला यूट्यूब को, एंड इसको ऐसा करूंगा ना तो ये साइड में हट जाएगा, एंड यहाँ पर मैं कोई भी दूसरा एप्लीकेशन जो है वो खोल सकता हूँ। जैसे चैट जीपीटी खोल लिया तो साइड बाय साइड ये खुल गया, ठीक है। तो मतलब मल्टीटास्किंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ऐसा चलता है, यहाँ से मैं बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ, स्विच ऑफ कर सकता हूँ, वो सारी चीजें कर सकता हूँ। तो मल्टीटास्किंग के बहुत सारे ऑप्शन है, एंड मल्टीटास्किंग के लिए ही ये फोन बना है, और उस चीज में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी देखने को मिल जाती है। बट स्टिल आई वुड से जब फन टच ओएस के बाद में ओरिजिन ओएस इसके अंदर आएगा ना, तो आई थिंक इसका जो ओवरऑल यूसेज एक्सपीरियंस है ना, वो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जो अभी फिलहाल उतना ज्यादा अच्छा नहीं मेरे को लगा। मतलब बुरा नहीं है, लेकिन भाई 1.5 लाख के लायक का नहीं है, आप समझ रहे हो। मेन बात ये है। अब बात करेंगे भाई बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम की, एंड यहाँ पर भाई वीवो ने नेल किया है भाई, आग लगा दिया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना पतला फोन है और इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है, डुअल सेल वाली बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, सोचो 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। भाई क्रेजी नंबर दिया है यहाँ पर इन लोग ने। लेकिन अगेन 8 Gen 3 आई थिंक इट इज नॉट एज ऑप्टिमाइज्ड एज 8 Elite या फिर सैमसंग का One UI। सैमसंग का One UI इज सो फ्रिकिंग एफिशिएंट भाई, क्रेजी लेवल। मतलब वो 4400 mAh की बैटरी में ऑलमोस्ट इसके 5500 mAh का लेवल अचीव कर रहा है भाई, जो क्रेजी बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका बैटरी लाइफ बहुत ही इंसेन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं अगर आपको दिखाऊं, लाइक देयर आर मल्टीपल टाइम्स जिसमें मेरे को बहुत ही क्रेजी लेवल, देखो एक दिन 20 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरनल स्क्रीन ऑन टाइम का ऑप्शन है वो बराबर काम नहीं करता। देखो 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, ठीक है, 9 hour 42 minutes, 11 घंटे का यहाँ पे मिला है। देखो 11 hour 22 minutes, 11 hour 4 minutes, 10 hour 39 minutes, 11 hour 43 minutes, 11 hour 17 minutes, 12 hour 51 minutes। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है भाई इस फोन के अंदर, जो काफी क्रेजी बात है इस फोल्डेबल के साथ है। और ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल यूसेज में, मतलब नॉर्मल तो थोड़ा सा हैवी यूसेज रहता है, बट गेम्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं रहता। इसमें क्या मल्टीमीडिया, ये सारी चीजें करना, कॉल, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों में ऐसा बैटरी लाइफ मेरे को मिला है। अगर यही मैं थोड़ा सा और हैवी यूज करूंगा तो मेरे को 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा भाई, तो काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। बट जब इस फोन से मैंने इस पे शिफ्ट किया, एंड इस पे 4400 mAh की बैटरी थी, इस पे 6000 mAh की बैटरी थी, तो जो मेरे दिमाग में इमेज थी बैटरी लाइफ मिलने वाली, उतनी बैटरी लाइफ नहीं मिली मुझे, क्योंकि इन लोग ने जो लेवल का भाई स्पॉइल किया ना एफिशिएंसी में, वो लेवल भाई एफिशिएंसी का नहीं अचीव कर पाया। लेकिन इसकी बैटरी लाइफ भाई बहुत ही कमाल की, आपको 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ एकदम आराम से मिलेगी। 1.5 दिन की बैटरी लाइफ तो एकदम प्यार से निकाल सकते हो आप लोग, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो अच्छा खासा, हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा हैवी भी यूज करते हो तो भी 1 दिन तो एकदम आराम से निकलता है। प्लस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो बैटरी लाइफ में आपको कोई शिकायत नहीं होगी भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। और वही सेम चीज मैं कैमरे के लिए भी बोलूंगा भाई, क्यों मालूम है, इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आता है जायस ब्रांडिंग के साथ में, 50-50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा है, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, और अंदर वाली डिस्प्ले के अंदर भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा है भाई, तो काफी सही है। और मल्टीपल फोटोज मैंने लेकर देखे इससे, एंड आई वाज भाई देखो जायस का है तो जो Vivo X200 Pro वगैरह है ना, वैसे लेवल का फोटो लेने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, और अच्छी फोटोज देता है भाई। यू विल लाइक द फोटोज ऑफ दिस फोन भाई, यू विल सी कि भाई हाँ बहुत अच्छे सोशल मीडिया रेडी फोटोज हैं, जो डायनेमिक रेंज है, कलर्स है, सैचुरेशन है, बहुत अच्छा फोटोज निकालता है भाई। इवन जो पोर्ट्रेट मोड है भाई वो भी बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, जूम क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकल कर आती है, एंड स्पेशली पोर्ट्रेट मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद आता है जायस वाला। तो भाई एक सोशल मीडिया रेडी फोटोज आप लोग इससे निकाल सकते हो, एंड फोल्डिंग फोन के हिसाब से आई वुड से डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है भाई, फॉर श्योर। इवन वीडियो की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो मेरे को भाई कैमरे के मामले में कोई शिकायत नहीं है, कैमरे के मामले में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अगर मैं फोल्डिंग फोन की बात करूं तो बहुत अच्छा भाई, ओवरऑल यू विल लव द कैमरा। अब देखो प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं इस फोन की। सबसे पहला तो भाई बहुत स्लिम है, बहुत लाइट वेट है, तो वो बहुत जो बल्कीनेस रहता है ना फोल्डिंग वाला, वो यहाँ पर नहीं है, तो वो चीज यूज करने में अच्छा लगता है, फील आता है। ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा इन लोग ने वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन दिया है, तो एक ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर रहता है, बट इट डज नॉट फील एज ड्यूरेबल एज सैमसंग फोल्ड 7 भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फीलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये जो साइड का पूरा फ्रेम वगैरह है वो इतना स्मूथ है ना, तो अच्छा लगता है, हाथ में थोड़ा प्रीमियम डेफिनेटली लगता है भाई। एक चीज और मैं बोलूंगा यार,
सब फोल्ड को ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए। देयर शुड बी सम इंडेंटेशंस जिसको मैं पकड़ के इसको खोल पाऊं। अब ये खोलने के लिए ना भाई अभी तो खुल जाता है, अगर कवर वगैरह लगा लो तो टेंशन खत्म हो जाता है, लेकिन जब ऐसा पूरा बंद रहता है ना, तो ये वाला तो खैर मच बेटर है सैमसंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर है ना हल्का सा ऐसा जो फ्रेम है ना वो दोनों तरफ से ऐसा मुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से हल्का सा बेटर है इसको ग्रिप करना खोलना कंपेयर टू सैमसंग। लेकिन अच्छा है, मतलब ये चीज अगर होती ना तो मजा आता। और उसके बाद दूसरा प्रोस की बात करूं तो डिस्प्ले जो स्पीकर्स वगैरह है वो बहुत फैंटास्टिक है, कोई परेशानी नहीं है भाई। बैटरी लाइफ मैसिव भाई, मजाक नहीं, 6000 mAh प्लस 80 वॉट क्रेजी लेवल बैटरी लाइफ। कैमरा सिस्टम इज इनसेनली गुड भाई, मजाक नहीं, बहुत ही जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। जाइज बैक कैमरा सिस्टम है, चार्जर वगैरह बॉक्स के अंदर आता, कोई परेशानी नहीं होती है। अब बात करते हैं कॉन्स की भाई। यहाँ पर देखो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, ये सबसे बड़ा कॉन मेरे को लगा, और नहीं भी लगा क्योंकि नाम से तो वो 8 Gen 3 है, लेकिन वो आपको ऐसा इतना फर्क नहीं कराएगा भाई, इतना समझ नहीं पाओगे परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस अनलेस एंड अनटिल आप बहुत क्रेजी लेवल का एकदम हाई एंड टास्क कर रहे हो। तो फ्लैगशिप चिप नहीं है, ये सबसे बड़ा कॉन है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कॉन है भाई इसका सॉफ्टवेयर। इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली नॉट एज गुड एज सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भाई, फॉर श्योर, ये एक है। और तीसरा अगर मैं कौन बताऊं तो भाई वो सबसे बड़ा कौन मुझे लगता है वो है भाई ब्रांड वैल्यू और जो ट्रस्ट फैक्टर होता है। देखो वीवो के ऊपर बहुत ट्रस्ट है और उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा अच्छी है मार्केट के अंदर, बट इट इज स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सैमसंग भाई, स्पेशली जो प्रीमियम मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो बजट में 50,000 के आसपास 60,000 के आसपास आप बोलोगे ना तो डेफिनेटली वीवो का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट 1.5 लाख रुपए का जब कोई इंसान फोन लेने जाता है ना, वो सिर्फ सैमसंग एंड एप्पल को ही मेजॉरिटी लोग कंसिडर करते हैं। अब इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है डेफिनेटली मेरे को बताना। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, रीसेल वैल्यू के हिसाब से भाई सैमसंग एंड एप्पल इज बेटर फॉर श्योर। उसके अलावा लाइक बहुत मेजर कॉन्स नहीं है, फोन अच्छा है, बट स्टिल भाई जो सैमसंग है वो डेफिनेटली एज करता है, जीतता है इसमें, तो वो चीज है। ओवरऑल ये थे भाई प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दिस फोन। क्या आप लोग 1.5 लाख रुपए का फोल्डिंग फोन बाय करोगे? और अगर करोगे तो क्या सैमसंग छोड़ के आप वीवो का फोल्डिंग फोन बाय करोगे? डेफिनेटली मेरे को कमेंट्स में बताना भाई। तो ओवरऑल में अगर मैं अपना कंक्लूजन बताऊं तो मेरे को फोन बहुत अच्छा लगा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ कुछ चीजें इंप्रूव की जा सकती है जो मैंने बता दिया, बट स्टिल आई वुड से वीवो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सैमसंग ने बाजी मार ली इस साल भी। खैर होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।